गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का सॉल्ट वाला पार्ट समझाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 2 सॉल्ट्स। सॉल्ट यानी नमक। इट इज़ ए कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2। यानी जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो नमक बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो हमारा NaCl यानी कॉमन सॉल्ट बनेगा। हम देखते हैं सॉल्ट की फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है सॉल्ट की। तो अगर हमने एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो हमारे जो सॉल्ट जो हैं वो क्लोराइड्स बनेंगे। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सॉल्ट हमारे सल्फेट्स बनेंगे। अगर हम नाइट्रिक एसिड लिया है तो सॉल्ट नाइट्रेट्स बनेंगे। और अगर हमने एसिटिक एसिड लिया है तो सॉल्ट हमारे एसीटेट बनेंगे। अब देखो पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर बना है। ऐसे सोडियम सल्फेट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर बना है। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बना है। कॉपर सल्फेट ये मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बना है। कॉपर सल्फेट हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनेगा। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ बनेगा। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड के साथ बनेगा। सोडियम कार्बोनेट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड के साथ बनेगा। अमोनियम क्लोराइड हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनेगा। अगर हम देखते हैं कि इनका सॉल्ट सोल्यूशन का pH क्या हो सकता है। जो सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं वो तीनों तरह के होते हैं। एसिडिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं। जो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे NaOH और NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो इनके साथ सोडियम सल्फेट बना है, ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। ऐसे अगर वीक एसिड और वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। जैसे हमारा एसिटिक एसिड को अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएंगे तो हमारा मैग्नीशियम एसीटेट जो है ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। ऐसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ जो सॉल्ट बनाएंगे वो हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। तो अगर हम किसी सॉल्ट का एसिडिक और बेसिक नेचर को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस समझना ही पड़ेगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। सॉल्ट जो होते हैं अधिकतर जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, पानी में घुल जाते हैं और इनका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन कहते हैं। अब हम इसमें आते हैं, जो पहला जो हमारा सॉल्ट है वो है कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है और केमिकल फार्मूला जो है हमारा NaCl है। हम इसको बनाते कैसे हैं। हम अगर इसको लैब में बनाना चाहते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा NaCl बन जाएगा और पानी हमारा निकल जाएगा। अगर हम इसको नेचर में देखें तो नेचर में दो तरह से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो ये समुद्री पानी में बहुत सारा होता है, तो इस समुद्री पानी को अगर हम लेगून में इकट्ठा करते हैं और इसको इवोपोरेट करके हम समुद्री सॉल्ट निकाल सकते हैं। और कभी कभी ये सॉल्ट जो है हमारी ज़मीन में डिपॉजिट्स के फॉर्म में यानी रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी मिलता है, जो NaCl के फॉर्म में मिलता है। हम देखते हैं नमक के यूज़ क्या है। नमक का इस्तेमाल हम क्या क्या करते हैं। नमक का इस्तेमाल हम खाना पकाने में करते हैं, साबुन बनाने में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और बहुत सारे कंपाउंड बनाने में करते हैं। हम इसको अगर नमक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्रीजिंग मिक्सचर है। जो कुल्फ़ी बनाने के लिए हम इसमें बर्फ़ में नमक डाल देते हैं तो ये बहुत कुल्फ़ी को बहुत अच्छी तरह जमा देता है।
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो नमक से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला केमिकल जो नमक से बनाया जाता है वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH भी कहते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस किसका करेंगे? ब्राइन का। ब्राइन यानी नमक का गाढ़ा सोल्यूशन, उसको ब्राइन कहते हैं। अब देखो इसमें ये देखो इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका है। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और एक जगह मतलब इस कैथोड और एनोड में हम यहाँ पर बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन सोल्यूशन लेंगे, और एक तरफ से इसका देखो क्लोरीन निकलेगा और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन निकलेगा, और ब्राइन सोल्यूशन यहाँ पर निकलेगा। इस ब्राइन सोल्यूशन में NaOH बाहर निकल जाएगा। इससे हम NaOH भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस पूरा का पूरा होता क्या है। सबसे पहले हम नमक का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे ठंडे पानी में, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और ये जो नमक है वो टूटने के बाद NaOH बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो हमारी कैथोड पर बनती है, और क्लोरीन हमारी एनोड पर बनती है। रिएक्शन हमारी होगी NaCl H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे NaOH बनेगा, H2 और Cl2 बनेगा। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, NaOH और क्लोरीन ये हमारे नमक से बनते हैं। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, मार्जिनिन में इस्तेमाल होता है, अमोनिया में इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर के रूप में। ऐसे क्लोरीन हमारा पानी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्विमिंग पूल में इस्तेमाल होता है, PVC के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, CFC और पेस्टिसाइड इसका बनता है। ऐसे NaOH ग्रीसिंग मतलब किसी मेटल से ग्रीस हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साबुन बनाने और डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ धागे फाइबर्स यानी कपड़े के धागे वगैरह उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। अब देखो अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और इससे जो हम स्टील की सफाई करते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, कॉस्मेटिक बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन और NaOH का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ब्लीच बनेगा, जो हाउस होल्ड इस्तेमाल में ब्लीच या ब्लीचिंग फैब्रिक में इस्तेमाल होता है हमारा। अब देखते हैं NaOH के इस्तेमाल क्या है, यूज़ क्या है। NaOH साबुन और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जैसे रेयॉन बनाने के काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है, तेल को रिफाइन करने के काम आता है, बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के काम आता है, और डीग्रीसिंग मेटल यानी मेटल के ऊपर से ग्रीस हटाने के काम आता है, डाइज बनाने के काम आता है, और ब्लीचिंग एजेंट की तरफ भी इस्तेमाल होता है। अगर हम देखते हैं क्लोरीन का इस्तेमाल, क्लोरीन जो है हमें पानी को स्टरलाइज करने के काम आता है, और स्विमिंग पूल में क्लोरीन डालने से उसके जर्म्स वगैरह मर जाते हैं, इसलिए हम इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी करते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम करते हैं, और इससे PVC पाइप बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना सकते हैं, इससे डाइज बनाने के काम भी ये आता है क्लोरीन। ऐसे ही ये सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से। अगर हम देखें कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्या है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन हमें तेल से घी बनाने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तेल में अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं निकल की प्रेजेंस में तो घी बन जाता है। हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, मिथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम फ्यूल और रॉकेट बनाने के करते हैं, और हमें इसके हाइड्रोजन के इस्तेमाल से अमोनिया बना सकते हैं, जो कि फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के इस्तेमाल के लिए। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस। तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा आयरन शीट को गैल्वेनाइज करने के काम आता है। इसकी मदद से हम आयरन शीट को गैल्वेनाइज करते हैं। हम इससे हम क्लोराइड्स की प्रिपरेशन करने के काम आता है। ड्राई सेल में भी ये अमोनियम क्लोराइड के रूप में इस्तेमाल होता है। जो क्लोराइड्स बनता है जैसे अमोनियम क्लोराइड, वो ड्राई सेल में इस्तेमाल होता है। इससे हम मेडिसिन और कॉस्मेटिक भी बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। ये हमारा टेक्सटाइल में, डाइंग इंडस्ट्री और टैनिंग इंडस्ट्री मतलब चमड़े के उद्योग में भी काम आता है ये। इसके बाद हमारा जो है ये
प्लास्टिक यानी पीवीसी बनाने के काम भी आता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऐसे ही अब हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट 10H2O Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, ठीक है। तो केमिकल नेम अगर देखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O। हम सोडियम वॉशिंग सोडा हमारा सॉल्वे प्रोसेस से बनता है और इसको ये नमक से बनाया जाता है और इसके 3 स्टेज हैं। सबसे पहला स्टेज आता है ब्राइन। ब्राइन बनाई जाती है। ब्राइन में मैंने पहले ही बता दिया था कि नमक का सैचुरेटेड सोल्यूशन है और ये ठंडे पानी में हम इसको बनाते हैं। अब इसके अंदर हम अमोनिया गैस पास करते हैं तो ये ब्राइन अमोनिकल ब्राइन बन जाता है। अमोनिकल ब्राइन को हम जो टावर होता है जहाँ पर ये सॉल्वर प्रोसेस हमें करनी है, उस टावर के टॉप से हम इंट्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसके बेस से निकल जाती है और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ। रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन है NaCl + H2O NH3 + CO2 NaHCO3 यानी बाइकार्बोनेट बना, NH4Cl ये बना हमारे पास। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब इतनी अच्छी तरह घुलता नहीं है, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज आती है हमारी, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फिल्टर करते हैं, हीट करते हैं और इसको सुखाकर हम सोडा ऐश बना लेते हैं। तो ये सोडा ऐश की प्रिपरेशन भी है। आगे हम इसकी प्रिपरेशन में हम ये वाली इक्वेशन हम इसके प्रिपरेशन में भी लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट की यानी सोडा ऐश की प्रिपरेशन में। NaCO3 हीट Na2CO3 + CO2 + H2O। अब स्टेज 3 में जो होता है, जो सोडा ऐश है, ये पानी में इसको घोल देते हैं, इससे हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इक्वेशन देखो हमारी इसकी, रिएक्शन Na2CO3 + 10H2O Na2CO3.10H2O। जो 10H2O के मॉलिक्यूल है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। इसके जो प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में आराम से घुल जाता है। इन सोल्यूशन इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर, यानी सोल्यूशन में ये एल्कली नेचर में बेसिक सोल्यूशन बनाएगा और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये कम से कम 9 मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टलाइजेशन के ये रिमूव कर सकता है और ये मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन भी हमारी काम की रिएक्शन है, पूछी जाती है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये अपने सारे मॉलिक्यूल लूज कर लेगा और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनाता है। वॉशिंग सोडा को क्योंकि क्लींसिंग प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए इसको डर्ट, ग्रीस और स्टेन को रिमूव करने के काम आता है और हम इसको कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है? पहला यूज़ तो तुम्हें पता ही है, लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट के रूप में, वॉशिंग क्लोथ में। दूसरा, ये पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव कर देता है। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है। लैब रिएजेंट तो एक बहुत बढ़िया लैब रिएजेंट है ये। इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे बॉक्साइट, कास्टिक सोडा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आता है वॉशिंग सोडा। अगला हमारा कंपाउंड है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है और ये हमने जैसे पहले भी तुम्हें बताया था सॉल्वे प्रोसेस में बीच में बनता है ये। तो सॉल्वे प्रोसेस देखो, ये सॉल्वे प्रोसेस ही है हमारा। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट बना और ये सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में अच्छी तरह घुलता नहीं है, इसलिए इसको आराम से हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये भी वाइट क्रिस्टल्स, इसके भी वाइट क्रिस्टल होते हैं और ये पानी में थोड़ा कम घुलता है। ये बहुत माइल्ड अल्कलाइन नेचर है लेकिन नॉन कोरोसिव है। ये कोरोसिव नहीं है, ये कोरोसिव, इसका नेचर इतना ज़्यादा कोरोसिव नहीं है, कोरोसिव बेस है, ये नॉन कोरोसिव बेस है। और जब हम इसको हीट करते हैं इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये इसका इस्तेमाल ये रिएक्शन हम
कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं केक बनाने के लिए। सोडियम हम जब हम आटे में सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं और जब हम उसको हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आटे में से निकलेगी तो आटे में छेद छेद कर देती है, जिससे आटा जो है फुल्फी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। केक जो है इसमें सॉफ्ट और फुल्फी हो जाते हैं तो इसलिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं इस केक बनाने के लिए। तो इट इज़ यूज्ड एज कंस्टिट्यूएंट इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट ये है, और इसको केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एफरवेसेंट ड्रिंक्स जो होती है जिसमें झाग निकलते हैं उसको बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बेकिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं, अगर हम बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करेंगे तो केक जो हमारा बनेगा बहुत हार्ड होगा और उसका साइज़ भी फूलेगा भी नहीं केक। तो हम केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, और बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का H+ आयन हमारे पास जब आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है हमारी, ठीक है ना। अगर हम क्वेश्चन आता है कि हम केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि बाय द एक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग बेकिंग सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स केक्स बिटर इन टेस्ट। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एक बेस है, और तुम्हें पता है बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। अगर हमने केक में सोडियम कार्बोनेट डाल दिया तो वो तो कड़वा हो जाएगा, तो और वो कड़वा हम केक खा नहीं सकते। तो इसीलिए हम बेकिंग पाउडर डालते हैं उसमें केक में, क्योंकि बेकिंग पाउडर में जो होता है टार्ट्रिक एसिड होता है वो इसका जो बेस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और इससे हमारी उसका जो कड़वापन है वो दूर हो जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर में अगर हम देखेंगे तो दो सोल्यूशन लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, एक तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन होता है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दोनों को अलग अलग रखेंगे और उनको जब वो दोनों मिलते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जो आग को बुझाने के काम आ सकती है। कुछ टर्म्स देख लो, जैसे ब्लीचिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक कलरलेस, कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ से कलर को रिमूव कर देती है और उसको कलरलेस बना देती है। ऐसे डिसइंफेक्टेंट हम उनको कहते हैं जो जर्म्स को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, उनको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन है, तुम्हारे काम आती है, इसको याद कर लेना। अब देखो इसका इस्तेमाल क्या है। पहला इस्तेमाल है इसका एंटासिड बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एंटासिड में पहला इस्तेमाल हो गया। दूसरा इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं, और इसमें जैसे मैं तुम्हें बता दिया दो कंपोनेंट होता है, एक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है, दूसरा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस तरह दोनों को अलग अलग रखा जाता है और ये नोजल में से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है। जब फायर एक्सटिंग्विशर को हम नॉब प्रेस करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। देखो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन काम की है, इसको याद कर लेना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देती है, इसलिए आग बुझ जाती है। अब तीसरा इस्तेमाल इसका होता है कि ये केक और पेस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम केक्स और पेस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और जो बेकिंग पाउडर के रूप में। और बेकिंग पाउडर में दो चीज़ होती है, बेकिंग सोडा होता है और टार्ट्रिक एसिड होती है। बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जिससे केक जो होता है वो फुल्फी बन जाता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट भी बनता है इसके अंदर जो हमारे केक को कड़वा बना देता है। इसके लिए हम टार्ट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। टार्ट्रिक एसिड बिटरनेस को रिमूव कर देता है केक की। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और केमिकल फार्मूला CaOCl2 है। इसको बनाने का काम बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए हम स्लेक्ट लाइम के अंदर क्लोरीन गैस को पास करेंगे और ये बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है,
ये येलोइश वाइट पाउडर है और इसके अंदर क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ये पानी, ठंडे पानी में तो घुल जाता है, और जो इसका इंसॉल्युबल पोर्शन रहता है जो घुलता नहीं है वो लाइम होता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन गैस बनाता है। क्लोरीन जो इससे बनाई जाती है एसिड की मदद से, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आती है, और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज होएगी। ऐसे ही हमारा एसिड के फॉर्म में यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन गैस रिमूव होती है, और HCl में कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस रिमूव होती है। ठीक है ना। तो क्लोरीन गैस ही हमारा सारे एक्शन करती है, ब्लीचिंग की एक्शन। तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ क्लोरीन डिप्लेटेड, सुपीरियर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जितनी ज़्यादा क्लोरीन इसके अंदर होगी उतनी ही बढ़िया हमारा ब्लीचिंग पाउडर होगा। A good sample of calcium oxychloride is 35 to 38% of क्लोरीन। अगर इसके अंदर 35 से 38% ऑफ क्लोरीन है तो वो हमारा अच्छा ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कलरलेस बना देता है कलर सब्सटेंस को, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस होती है। और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम क्लोरीन गैस को स्टोर करने के भी काम आता है, क्योंकि क्लोरीन गैस को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है? पहला इस्तेमाल तो तुम्हें पता है, इसको कॉटन को ब्लीच करने के, लिनिन को ब्लीच करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के कारण इसका वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये। और इसको हम कपड़े धोने में, कपड़े को साफ़ करने में लॉन्ड्री में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देता है ये। सबसे बढ़िया है इसका क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है ये, क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है ये। फिर इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट की तरह हम करते हैं, जो पानी को, जहाँ पानी स्टोर करते हैं वहाँ पर क्लोरीन की गोलियाँ डाल देते हैं ताकि पानी में बैक्टीरिया ना बने। और इसके इस्तेमाल से जो वूल है वो सुकड़ती नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड POP इन शॉर्ट। It is the first form of gypsum which is found in Paris, so it is named plaster of Paris। ये जिप्सम से बना था, और जिप्सम जो है पेरिस में पाया गया था पहले, सबसे पहले, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो केमिकल नेम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, CaSO4 0.5 H2O। तो इसका अगर देखेंगे तो हम इसको जिप्सम से ही बनाएंगे। तो जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे तो वो अपना 3/4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में बदल जाता है। यानी कि जो हमारा जिप्सम होता है CaSO4 0.2 H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो हाफ H2O उसमें बच जाता है, और 1.5 H2O वो रिमूव कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चले जाएगा तो जो कैल्शियम सल्फेट बनेगा वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा, उसको डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं, और वो POP के रूप में सेट नहीं हो सकता। तो और अगर हम देखा जाए कि हाफ H2O मॉलिक्यूल जो होता है केमिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं। इसके दो इसके कंपाउंड जो हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं इसमें। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो वाइट पाउडर है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है सेट होने की और सख्त होने की, पानी डालने पर, ये आधे घंटे इसको पानी में डाल के रखेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। हमारे पास रिएक्शन है CaSO4 0.5 H2O 1.5 H2O अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O बना लेगा, जो कि हमारा जिप्सम है। इट एक्सपेंड इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। अगर सेट होने के बाद ये अपना वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर, अदरवाइज इट सेट्स एंड बिकम यूजलेस आफ्टर सम टाइम। अगर हम इसको ऐसे कमरे में रखते हैं जहाँ पर मॉइस्चर है तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा और उसके बाद हमारे किसी काम नहीं आएगा वो। इसका यूज़ क्या है? सबसे पहला यूज़ तो हॉस्पिटल में होता है। इससे हम प्लास्टर बनाते हैं जो फ्रैक्चर बोन को जोड़ने का काम आता है।
इससे हम डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं बहुत सारे, इससे हम बहुत सारे कास्ट स्टैचू बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, इससे हम ऐसे मटेरियल बनाते हैं जो जिनमें आग नहीं लगती, फायर प्रूफिंग मटेरियल जिनको कहते हैं। और अगर हम इसको इस्तेमाल लैब में करते हैं सीलिंग के लिए, कहीं पर हवा लीक कर रही है तो वहाँ पर हम इसको लगा देंगे तो हवा लीक होनी बंद हो जाएगी। इसका इस्तेमाल हम दीवार की सरफेस को स्मूथ करने के लिए करते हैं, और इससे हम छत के डिज़ाइन बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे सभी घरों में छत पे डिज़ाइन बनते हैं वो पीओपी से ही बनते हैं। अब हमारा सबसे आखिरी टॉपिक आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। सॉल्ट जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। सॉल्ट विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एज एन एसेंशियल पार्ट इन देम इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जो वाटर मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट हैं उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। देखो CuSO4 0.5H2O, ये ब्लू, इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इनके अंदर कलर आ जाते हैं, जैसे कि ये 0.5H2O है तो इसमें ब्लू कलर आएगा, 7H2O है यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया इसके अंदर, और 2H2O है तो इसमें वाइट कलर आ गया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कलर और शेप क्रिस्टल की बनाने के काम आता है। तो जैसे ये CuSO4 0.5H2O है, ये ब्लू कलर का है क्योंकि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल हैं जो इसको ये शेप देते हैं और इसका कलर भी देते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एक पार्ट है, वो पानी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो कोई फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इसको जब हम छूते हैं तो गीला भी नहीं लगता। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वही इस सॉल्ट की शेप देंगे और इसके कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। हमारे कुछ जो वाटर कुछ हमारे कंपाउंड्स जो क्रिस्टल्स हैं वो देखो, कॉपर सल्फेट हमारा CuSO4 0.5 है, उसमें ब्लू कलर का है। सोडियम कार्बोनेट हमारा 0.10H2 वाला वाइट कलर का है। कैल्शियम सल्फेट हमारा वाइट कलर का है। आयरन सल्फेट हमारा ग्रीनिश है। अगर हम इन हाइड्रेटेड सॉल्ट पर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, गर्म करने से ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देंगे, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। जब वापस इसको वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर से ये वापस ले लेगा, और जो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेंगे तो उनका कलर से वो कलरलेस बन जाएंगे, और अगर वाटर मॉलिक्यूल दोबारा गेन करेंगे तो ये वापस अपने उसी कलर में दोबारा पहुंच जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है कि it should be always noted that water crystallization is a part of crystal, since it is not a free water, so it does not wet this salt। तो क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए सॉल्ट को कभी भी वेट नहीं करेगा। और इस तरह ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।